हेलो मित्रों, स्वागत है आपका। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में सबसे फर्स्ट चैप्टर संधि के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है आपको संधि पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप लोग परीक्षा में आए हुए प्रश्न को अच्छी तरह से कर पाएंगे। परीक्षा में करने के लिए इससे पहले आपके पास जो भी सजेशन है, चाहे वो विजय का हो, चाहे वो निर्मल का हो, उसमें जितने भी संधि दिए गए हैं उसे विच्छेद करने का आप प्रयास करेंगे। अब देखिए, हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और आज हम लोग बात करेंगे समास के ऊपर। यह भी एक अंक आएगा। तो ये देखिए, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था। एक मार्क्स एक सब्जेक्ट के लिए 1% का काम करता है, इसलिए एक मार्क्स देख करके पीछे नहीं हटना है। इस तरह से एग्जाम में आपको 3 शब्द दिए जाएंगे। ये मान लीजिए एक शब्द है, ये 2 और ये 3, कोई शब्द लिखे रहेंगे। इसमें से कोई 2 आप इस तरह से सजाएंगे शब्द। और याद रहे, संधि में यहाँ मैंने कहा था विच्छेद लिखने, लेकिन यहाँ पे समास का विच्छेद नहीं होता है, संधि का विच्छेद होता है, जबकि समास का विग्रह होता है, विग्रह। तो आप लोग विग्रह लिखेंगे। और नाम आपकी इच्छा, नाम कोई जरूरी नहीं है, आप नाम लिख भी सकते हैं, मैं बता देता हूँ नाम। नाम लिखने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नंबर उतना ही मिलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए समास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये देखिए, समास 1 मार्क्स। समास किसे कहते हैं सबसे पहले जान ले। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक, यानी कि या तो 2 नहीं तो 2 से अधिक, एक सिंगल तो होगा नहीं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जब 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द मिलकर के किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं। जब 2 शब्द रहेंगे या 2 से अधिक शब्द रहेंगे, वो दोनों मिल करके एक नया शब्द का अगर निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? समास कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए, राजा, राजा और पुत्र, पुत्र। ये देखिए, 2 शब्द हो गए, एक शब्द राजा, एक शब्द पुत्र। तो इसको एक नया शब्द देखिए, राजपुत्र, राजपुत्र। दोनों मिलके एक नया शब्द बन गया ना, राजपुत्र। अलग अर्थ हो गया, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक इसी तरह से जब 2 शब्द एक साथ मिलकर किसी नए शब्द, यानी कि ये नया शब्द हो गया राजपुत्र, का निर्माण करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। 7, ये सातों का प्रकार हम लोगों को पढ़ लेना है। सब में से आता है, किसी में से भी दे सकता है। तो ये देखिए, पहला समास तत्पुरुष समास। पहला समास का नाम है तत्पुरुष। तत्पुरुष अर्थात इसका परिभाषा क्या होगा? तो वे समास जो कारक चिन्हों द्वारा, कारक चिन्ह सबसे पहले जान लेना है, कारक चिन्ह क्या है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कारक। कारक में हम लोग पहले रटते थे ऐसे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे ना। तो यही सब तो कारक चिन्ह है, यही सब तो का, के लिए, से, अधिकरण में हो जाएगा, पर, ये सब कारक। तो जो भी समास कारक चिन्ह का सहायता लेकर के विग्रह होगा उसे कहेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। तो ये देखिए, वे समास जो कारक चिन्हों द्वारा विग्रह किए जाते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा तो और क्लैरिटी आएगा आपको। ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा शब्द, फिर हेडिंग दे दीजिएगा विग्रह। जो लोग नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो विग्रह को थोड़ा इधर साइड में बढ़ा कर देंगे, और जो लोग नाम लिखना चाहते हैं वो लोग नाम हेडिंग दे देंगे। नाम लिखने से ना लिखने से उतना ही मार्क्स मिलेगा, बस एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है और कुछ नहीं। देखिए, एक शब्द दिवसावसान, हम लोगों ने पढ़ा है संध्या सुंदरी कविता। संध्या सुंदरी कविता में है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे धीरे। कितना रोचक वर्णन कवि ने किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है इसमें। तो देखिए, ये दिवसावसान हो गया। तो देखिए, दिवसावसान में 2 शब्द है, दिवस और वसान। यहाँ वसान है, वसान ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अवसान। यहाँ अ लगा दीजिएगा, अवसान। तो दिवस का अवसान, इसका विग्रह कीजिएगा दिवसावसान, यानी कि दिवस, दिन जो है ढल रहा है, दिन ढलने को बोलते हैं दिवसावसान। तो दिवस का क्या हो रहा है? अवसान। तो देखिए, का जो है कारक चिन्ह है ना, इसका हेल्प से हुआ ना, तो ये तत्पुरुष समास। ठीक है,
राजपुत्र अभी मैंने बताया, राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुत्र का क्या है, कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष समास। दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई आप लोग जानते हैं, दिया सलाई, दिया सलाई क्या होता है, देखिए दिया के लिए सलाई, दिया, दिया अर्थात जो लैंप होता है, जो दिया जलाते हैं हम लोग, दिया यहाँ पे कोई लड़की का नाम नहीं है, दिया के लिए सलाई यानी कि कोई दिया के लिए, दिया जो दिया जलाते हैं, तो दिया सलाई, दिया के लिए सलाई। तो देखिए के लिए क्या होता है, कारक चिन्ह, यहाँ देखिए ऊपर मैंने बताया, देखिए के लिए, ये के लिए है ना कारक चिन्ह, संप्रदान कारक, तो इसलिए ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर। हिमालय, हिमालय जो है हिम का आलय, हिम का आलय यानी कि हिम मतलब बर्फ, आलय माने घर, तो बर्फ का घर, हिम का आलय का क्या है, कारक चिन्ह, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो उम्मीद करते हैं आपको तत्पुरुष समास अच्छी तरह से समझ में आया हो और आप लोग कर लेंगे। देखिए अब अगला, अगला है दूसरा नंबर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और एक समास है बहुव्रीहि, इन दोनों में बहुत ही ज्यादातर समानता देखने को मिलता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो देखिए वे समास जिनका एक पद अर्थात हम पहला पद भी बोल सकते हैं, इसको पहला पद भी बोल सकते हैं, पहला पद, ठीक है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता, क्या विशेषता यानी कि फीचर्स, खासियत बताए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसका पहला पद दूसरा पद का क्या बताएगा, विशेषता। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे महादेव, देखिए हम यहाँ लिखते हैं, ये देखिए महादेव, ये देखिए महादेव अर्थात देखिए ना दो शब्द है, महा अर्थात महान, देव, देव यानी देवता, यानी कि महान है, महान है, महान है जो देव, महान है जो देव, वो देव जो क्या है, महान है। देखिए महान एक शब्द, देव, तो पहला पद यानी कि महान, दूसरा पद कौन महान है, विशेषता बता रहा है कि जो देव है वो महान है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। जो पहला पद जिसका दूसरा पद का विशेषता बताए उसे कर्मधारय। हाँ मैंने अभी बीच में कहा कि बहुव्रीहि से इसकी समानता बहुत ज्यादा है, तो कैसे, जैसे ये दोनों पद को छोड़ के अगर किसी तीसरा को बताएगा तो बहुव्रीहि, जैसे मान लीजिए महान है जो देव, तो हम लोग जानते हैं ना महान है जो देव, महादेव कौन है, तो यहाँ पे अगर लग जाए, यहाँ पे लास्ट में अर्थात शिव, अर्थात शिव लग जाए अगर, तो देखिए तीसरे व्यक्ति को डेडिकेट किया तो शिव, तो ये हो जाएगा कर्मधारय नहीं होगा, अब बहुव्रीहि होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि तो वहां और ज्यादा क्लियर करेंगे। अब देखिए नीलकमल, नीलकमल तो नीला है, नील मतलब नीला, क्या नीला है, तो कमल नीला है भाई, पहला पद दूसरा पद का क्या बता रहा है, विशेषता, नीला है जो कमल, नील कमल, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी कि नीला है जो उत्पल, जो उत्पल, उत्पल कैसा है, तो नीला है, नीला है जो उत्पल, तो विशेषता बता रहा है, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आइए तीसरा द्वंद्व समास, सबसे आसान द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है जानते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, ये देखिए जिसका दोनों पद प्रधान हो, वे समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, यानी कि दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंस है, दोनों का महत्व है, और या फिर उसमें देखिएगा बीच में हाइफन ऐसे लगा रहेगा, उस शब्द के बीच में ऐसे एक हाइफन छोटा सा ऐसे लगा रहेगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लगा है छानबीन, माता पिता, भाई बहन, ये, लेकिन ये ध्यान रहे हाइफन अव्ययी भाव समास में भी लगा रहता है, जिसमें लेकिन अलग, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ देखिए दोनों तरफ हाइफन के दोनों तरफ अलग अलग शब्द है, लेकिन उसमें हाइफन के दोनों तरफ एक ही शब्द रहेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हाइफन लगा हो और अलग अलग शब्द हो तो द्वंद्व समास। ये देखिए, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए छानबीन, छानबीन, छान अलग चीज है, बीन अलग है, यानी कि छान और बीन, इसका विग्रह बहुत सिंपल है, और लगा के इसका विग्रह होता है, हर जगह और लगा दे, छान और बीन, यानी कि छान और बीन, तो छान बीन कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। देखिए माता पिता हाइफन लगा है, लेकिन माता अलग चीज है, पिता अलग है, यानी कि माता का अलग महत्व है, पिता का अलग महत्व है, तो दोनों ही प्रधान है, तो इसलिए माता और पिता, ये आपको एग्जाम में कर देना है, विग्रह ऐसे करना है, माता और पिता, ठीक है।
भाई बहन ऐसे लिखा रहेगा, भाई बहन आपने कहानी पढ़ा होगा, राजेंद्र बाला घोष, बाल प्रभाकर के खंड 3 और अंक 1 में प्रकाशित यह कहानी देश प्रेम और स्वदेश प्रेम की भावना से प्रेरित है। ठीक है, तो भाई बहन, तो भाई अलग है, बहन अलग है, दोनों का अलग महत्व है। तो देखिए भाई और बहन ऐसे आपको विग्रह कर देना है। आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं द्वंद्व समास। भूख प्यास, तो भूख प्यास जो है ये देखिए दोनों अलग शब्द है, भूख अलग है, प्यास अलग है, भूख और प्यास हो जाएगा द्वंद्व समास। 6-7, 6 अलग चीज है, 7 अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट। तो दोनों अपने अपने जगह पे प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको तीसरा समास द्वंद्व समास भी समझ में आया होगा। अब आइए चौथा चौथा का अगर बात करें तो द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? ये तो और सिंपल है, बहुत सिंपल। जिस भी समासिक पद में नंबर का बोध होगा, नंबर, संख्या, संख्या का बोध होगा, तो एकदम आप आंख बंद करके उसे क्या बोल दीजिएगा? द्विगु। जैसे ये देखिए, वे समास जिनमें संख्या, याद रहे किसका? तो संख्या का बोध हो। ठीक है, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल, त्रिभुज, त्रिभुज में देखिए तीन, त्रि माने तीन, तीन भुजाओं का समावेश। त्रिभुज किसे कहते हैं? ये देखिए त्रिभुज आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे होंगे 9-10 में, जब पढ़े तो करंट में। ये देखिए तीन भुजा का समावेश है, तो तीन भुजाओं का ये समावेश है, तो तीन है ना, नंबर है ना, तो ये द्विगु समास। तिमंजिला, तिमंजिला यानी कि तीन मंजिला, तीन मंजिला, तीन मंजिला बोलते हैं ना, तीन मंजिला है, 4 मंजिला है इमारत, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है, तीन मंजिलों का समावेश, तीन मंजिल है, तीन फ्लोर है यहाँ, इस तरह से एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, ये बिल्डिंग में मान के चलिए तीन मंजिल है, तो ये तिमंजिला, तीन, तीन मंजिलों, तो ये संख्या है, तो द्विगु समास। चारपाई, चारपाई आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में खटिया बोलते हैं, चार पैरों वाला, जिसका पैर कितना है? 4, तो चार पाई, इसलिए चार पैरों का समावेश, तो चार क्या है? संख्या है ना, तो ये द्विगु समास। पंचमेवा, पंचमेवा देखिएगा पूजा में चढ़ता है, हम लोग पंचमेवा चढ़ाते हैं, तो उसी तरह से पंचमेवा, तो पंचमेवा में 5 चीज है ना, 5 मेवाओं का मिश्रण, इसमें समावेश भी बोल सकते हैं, लेकिन मेवा है तो मिश्रण होता है, मिश्रण सही लगेगा। ठीक है, तो ये मिश्रण, 5 मेवाओं का मिश्रण, संख्या का बोध हुआ। उसी तरह से बहुत सारा है, जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि देखिए यहाँ हम बताते हैं, सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में कौन होता है? 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें विश्वामित्र हैं, भारद्वाज हैं, इसके अलावा आपको एक दुर्वासा ऋषि हैं, ये सप्तऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह है, तो 7 है ना संख्या, यानी कि द्विगु समास। उसी तरह से षटकोण, 6 कोणों का समूह है, तो उसी तरह से वो भी हो जाएगा द्विगु। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा द्विगु समास। अब आइए अव्ययी भाव, काफी लोगों को बोलने में परेशानी होता है, ध्यान से, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास, एक ही शब्द जब दो बार, कोई भी एक ही शब्द जब दो बार बोला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। मैंने कहा था ना उसमें भी हाइफन रहता है, लेकिन हाइफन के दोनों तरफ, इधर भी एक ही शब्द रहता है, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आइए इसको देखते हैं, जैसे देखिए कभी कभी, कहते हैं ना कभी कभी, यानी कि कभी कभी, कभी शब्द की द्विरुक्ति, इसका विग्रह कैसे करेंगे? कभी शब्द की द्विरुक्ति, यानी कि कभी शब्द क्या है? द्विरुक्ति, माने दो बार बोला गया है। अब ये इसका पहचान तो सबसे इजी है, हाइफन देखिएगा, दोनों तरफ एक ही शब्द है, बस ऐसे लिख दीजिएगा, कभी शब्द की द्विरुक्ति, कभी कभी। अभी अभी, ये देखिए अभी अभी, बोले ना अभी अभी ये हुआ, अभी अभी में भी दोनों शब्द है, द्विरुक्ति है, तो इस तरह से अभी शब्द की द्विरुक्ति लिख दीजिएगा विग्रह में, और एकदम एक बच्चा भी बता देगा अव्ययी भाव। बोलते ना चल चल, चल चल, हट हट, बोलते हैं ना, इसी तरह से चल चल, तो देखिए चल शब्द की क्या है? द्विरुक्ति है, ये भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक है, अब देखिए बहुब्रीहि समास, मैंने कहा था ना बहुब्रीहि, तो ये देखिए बहुब्रीहि समास कर्मधारय का ही समानांतर है, यानी कि समानता है इसमें, तो बस ये तीसरा पद को बता, कर्मधारय क्या है? एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, लेकिन बहुब्रीहि में दोनों पद एक दूसरे को छोड़ के तीसरे व्यक्ति को बताएंगे। देखिए वे समासिक पद जिनका
जो अपने दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर क्या कर दे, संकेत करे, तीसरा आदमी को बताने लगे, संकेत करे, तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तीसरा दोनों को छोड़ देगा, जैसे ये देखिए ना, वही सेम एग्जांपल देखिए, महादेव, तो हम जानते हैं महान है जो देव, अगर इतना ही लिख के छोड़ दे तो कर्मधारय। अब प्रश्न है कि कुछ लोगों का कि सर बताइए कि अगर महादेव है तो हम क्या लिखेंगे, आपकी जो इच्छा है वो लिखिए। महान है जो देव लिख दिए तो कर्मधारय हो गया, महान है जो देव अर्थात शिव, तब बहुव्रीहि हो गया, तीसरा आदमी को बता दिए तो वही चीज है, महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव, यानी कि बहुव्रीहि समास। दशानन, दशानन में आप लिख सकते हैं 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला, जिसका 10 सिर हो, इतना लिख के छोड़ देंगे तो कर्मधारय, लेकिन आप बता देंगे कि 10 सिर किसका था भाई, तो रावण का था, रावण के सिवा और किसका था 10 सिर, तो रावण का था, तो अर्थात रावण लगा देने से ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आइए विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया यानी कि विष्णु की जो प्रिय है, विष्णु की जो प्रिय है, विष्णु प्रिया, तो विष्णु का प्रिय कौन है, हर किसी का प्रिय है। जैसे हम लोग कबीर के दोहे में पढ़े हैं, कबीर का दोहा में कि शिव के भवन भवानी, केशव के कमला होई बैठी, राजा के घर रानी, पढ़े ना। तो उसी तरह से जैसे शिव के लिए भवानी प्रिय है, उसी तरह से विष्णु के लिए कौन प्रिय है, लक्ष्मी, तीसरा व्यक्ति को डेडिकेट किया लक्ष्मी, ये हो गया बहुव्रीहि, ठीक है, यानी कि विष्णु के लिए जो प्रिय है अर्थात कौन है, लक्ष्मी, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। इसी तरह से एक दो आइए हम बताते हैं हमें, जैसे सहस बाहु, सहस्त्र बाहु बोलते हैं ना, सहस्त्र बाहु, यानी कि सहस्त्र बाहु का मतलब है जिसकी 1000 हाथ है, 1000, सहस्त्र क्या हो, जिसके 1000 हाथ हो, यानी कि जिसका 1000 हाथ था, 1000 हाथ, ठीक है, 1000 हाथ था, तो ये देखिए ये सहस बाहु, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, सहस बाहु जिसका 1000 हाथ था, तो ये तो हो गया सहस बाहु, ये क्या है, एक राक्षस था सहस्त्र बाहु, ठीक है। तो ऐसे जिसका 1000 हाथ हो, तो इसका विशेषता क्या है कि इसका जो हाथ है कितना कैसा है, 1000 है, तो कर्मधारय समास, ठीक है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया सहस्त्र बाहु, यहाँ तो 1000 1000 आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, 1000 भुजाओं का समावेश, तो सहस्त्र बाहु जो है वो कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, इसलिए तो ये ध्यान रहे। लंबोदर हम लोग पढ़ते हैं ना, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर अर्थात जिसका उदर क्या है, लंबा है, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अगर इतना रख के छोड़ दें तो ये हो जाएगा कर्मधारय कि उदर क्या है, लंबा है, लेकिन हम लोग जानते हैं अर्थात गणेश, अर्थात गणेश भगवान, तो गणेश भगवान, तो ये हो जाएंगे बहुव्रीहि, तीसरे को बता दिए तो। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर यानी कि वस्त्र, ऐसे अब लिख नहीं रहे, बता दे, पीला है जिसका अंबर अर्थात वस्त्र, तो ऐसे छोड़ दिएगा तो कर्मधारय, लेकिन विष्णु, विष्णु का वस्त्र क्या है, पीला है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुव्रीहि भी बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आइए अंतिम समास, नज समास, और उसके बाद करेंगे एग्जाम का क्वेश्चन। नज समास, नज में देखिए नज समास यह है यह, लेकिन पढ़ा जाएगा नज समास जिसमें नेगेटिविटी का बोध हो, नकारात्मकता का, इसमें नकारात्मकता का बोध हो, उसे नज समास कहते हैं। ये देखिए नीरस, नीरस, ये देखिए नीरस, नीरस बोलिए तो कहाँ पे लिखा गया आपके हिंदी के किताब में, शिवालिक की नीरस पहाड़ियां, आप देख लीजिएगा कुटज में, वही नीरस है, नीरस यानी बिना रस का, जिसमें कोई मतलब आकर्षण नहीं है, उसे बोलते हैं नीरस, नीरस है देखने में आकर्षित नहीं कर रहा है, तो बिना रस का, यानी कि नेगेटिव है ना कि इसमें रस नहीं है कुछ, नज समास। निसंदेह, बिना संदेह का, ये भी बिना कोई संदेह नहीं है भाई इसमें, नज समास। अविचलित, जो विचलित ना हो, विचलित ही मतलब घबराए ना, तो ये भी घबराए ना यानी कि नज समास, ठीक है। तो इस तरह से 7 प्रकार का समाज हम लोग खत्म कर लिए। अब आइए एग्जाम का क्वेश्चन कुछ कराते हैं और कुछ आप लोग कीजिएगा। ये देखिए, देखिए छानबीन, तो हम देखें ना हाइफन लगा है और दोनों तरफ अलग अलग शब्द है, तो छान और बीन और लगा के कर दीजिए, 2023 में आया है, देख लीजिए। अनागत, अनागत का मतलब जो ना आया है, अनागत किस कविता से है जानते हैं आप, अवकाश वाली सभ्यता,
अनागत से मुझे यह खबर आती है कि लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। यानी कि अनागत यानी कि जो भविष्य, अनागत का मतलब भविष्य जो आया नहीं है, जो ना आया हुआ है, आया नहीं हुआ है। तो अनागत, इसको आप नज समास की श्रेणी में रख सकते हैं, जो आया नहीं, नज नकारात्मक है ना। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, देखिए नीला विशेषता बता रहा है, उत्पल कैसा है, नीला है। कौन सा समास, कर्मधारय। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी माने 100, तो शत अब्दी लिखा है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं 100 वर्षों का समाहार, लिख सकते हैं, शताब्दी भी लिख सकते हैं, 100 वर्षों का समाहार, और ये हो जाएगा द्विगु समास। नाम आपकी इच्छा का है, नाम आप लिखें चाहे ना लिखें। 100 वर्षों, शताब्दी बोले ना, एक शताब्दी में एक वर्ष, 100 वर्ष। दिया शलाई, 2023 में आया दिया शलाई, दिया के लिए शलाई, दिया के लिए शलाई, के लिए कारक चिन्ह से अलग है, तो कर्म सॉरी तत्पुरुष, ठीक है। दिवसावसान, दिवस का अवसान, देखिए दिवस का अवसान, दिवसावसान, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन सामग्री, तो हवन की सामग्री, हवन की सामग्री, ठीक है, हवन की सामग्री है ना, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, हवन सामग्री, ठीक है। या फिर आप की लगाए हैं ना, की लगाए तो आप तत्पुरुष की श्रेणी में भी रख सकते हैं, लेकिन हवन और सामग्री की ये होते तो ये द्वंद्व समास है। दुतरफा, दुतरफा दोनों तरफ बोलते हैं ना, किसी किसी को तुम दुतरफा चाल चलते हो, यानी कि दोनों तरफ से चलते हो, दोस्त की तरफ से दुश्मन नहीं, दो तरफ, दुमुहुआ सांप जिसको बोलते हैं, तो दुतरफा, तो दो तरफा, दोनों तरफ का समाहार, दोनों तरफ का समाहार, तो दोनों देखिए दो है यहाँ पे, तो इसको आप द्विगु समास की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे आगे देखिए, आप थोड़ा सा और कुछ बता दे, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए, जहां तहां सब हम बता दें, हिमालय 2019 में है, हिमकालय, हिमकालय का है ना, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। महोदधि, महोदधि, महा, महा है यानी कि महान है जो उदधि, महान है जो उदधि, हिमालय को कहा गया है महान है जो उदधि, महोदधि, यानी कि कर्मधारय समास। उदधि कैसा है, महान है। देश हितैषी, देश का हितैषी भाई, देश का भला सोचने वाला, देश हितैषी, कौन था देश हितैषी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपने भाई बहन कहानी अच्छा से पढ़ा होगा तो देश हितैषी कौन था, आप बताना जरूर, ठीक है। त्रिभुवन, त्रिभुवन में 3 भवनों का समाहार है, 3 भवन होता है ना, 3 भवन, यानी कि ये हो जाएगा द्विगु समास। चहल पहल, देखिए हाइफन है और दोनों तरफ अलग शब्द है, चहल और पहल, द्वंद्व समास। इसी तरह से और भी, चतुर्भुज द्विगु समास, 4 भुजा, नंबर आ गया इसलिए। ये देखिए, कुछ कुछ, कुछ कुछ, कुछ शब्द की द्विरुक्ति, हाइफन के आसपास दोनों एक ही शब्द है, इसलिए ये हो गया आपका अवयवी भाव समास। तो इस तरह से अब आप लोग यहाँ पे करेंगे, ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसको जरूर करेंगे। और हाँ, करके अगर आपको इस वीडियो से लगा हो कि हाँ हमने समास को कुछ हमको पढ़ करके लाभ हुआ, एग्जाम में करने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया आपको, और ये सब जब नीचे ये सब जितना दिया गया समास में, ये सब यहाँ से इसको करेंगे अपने से, तो आपको खुद पे विश्वास आएगा। जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, एक बात सुन ले, जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, आप परीक्षा क्या, कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग, परीक्षा भी एक जंग है, आप नहीं जीत सकते। सबसे पहले आपको अपना विश्वास अपने ऊपर करना होगा। तो इसे पढ़ करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करें कि हाँ आप समास कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ये सोच के अगर इग्नोर कर रहे हैं कि 1 मार्क्स का आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप भूल रहे हैं। 1 मार्क्स का संधि और 1 मार्क्स का समास, अगर आप सब कुछ 1-1 मार्क्स छोड़ करके छोड़ देंगे तो आपको 10 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं समास आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ चीज, 2 चीज हम देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, आपका होमवर्क, ठीक है। तो ये देखिए, युवा पुरुष, युवा पुरुष कौन सा समास है बताइएगा, ये होमवर्क रहेगा, मतलब एक तरह से कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप बताइएगा, अब बताइएगा, ये देखिए जल स्रोत, ये कौन सा समास है ये बताइएगा, बस ये 2 चीज, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर फायदा लगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, हिंदी व्याकरण के 10 मार्क्स को अगर आप पाना चाहते हैं, अपने हिंदी में 10 अंक को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं व्याकरण पे फोकस कर रहा हूँ। व्याकरण बहुत बच्चे नहीं करते हैं,
चैप्टर कहानी तो सभी करेंगे, जो सभी करेंगे वो आप भी करेंगे, तो आप तो उनके बराबर रहेंगे। लेकिन जो चीज कोई नहीं करेगा उसे आप करेंगे तो आप उनसे आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर फायदा हुआ तो आप जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट का वेट रहेगा और इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नया वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊंगा। उपसर्ग और प्रत्यय, 1 मार्क्स का उपसर्ग आता है, 1 मार्क्स का प्रत्यय, दोनों मिला दोनों एक ही वीडियो में आएगा, छोटा छोटा टॉपिक है तो 2 मार्क्स। तो 2 का 1 का संधि 1 का समास 2 और 2 4 मार्क्स। देखिए कितना तेजी से मार्क्स बढ़ रहा है, आप 1 मार्क्स छोड़ के इग्नोर ना करें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।